हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं जो अपने एक्टिव इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो है वो किस तरीके से डिज़ाइन करता हूँ, उससे टाइम टू टाइम रीबैलेंस करता हूँ और मेरी क्या प्लानिंग रहती है, उससे कितना टाइम होल्ड करना होता है और उसमें किस तरह के स्टॉक्स मैं लेता हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। तो ये आ गए हम काइट के प्लेटफॉर्म पर, ज़ीरोधा के। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं पीएमएस भी रन करता हूँ। मेरे पास क्लाइंट्स रहते हैं जिनके पास स्पेयर अमाउंट रहता है, 2 से 3 साल तक के लिए वो अकाउंट हैंडलिंग के लिए देते हैं और मैं एक ठीक ठाक उनको मार्केट से ज़्यादा आउट परफॉर्म करके रिटर्न बना के देता हूँ। तो व्यू उनका 2 से 3 साल का रहता है। तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर भी शेयर कर लेता हूँ। अकाउंट क्लाइंट के ही अकाउंट जो होते हैं वो क्लाइंट्स के ही रहते हैं और उन्हीं के ही अकाउंट में फ़ंड रहते हैं। तो इसमें किसी भी तरह की सेबी रजिस्ट्रेशन वगैरह इसकी ज़रूरत नहीं है। आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख करके अपने ही अकाउंट का आईडी पासवर्ड मुझसे शेयर कर सकते हो। अगर हम दोनों जो क्लाइंट होता है उन और मेरे बीच में एक पावर ऑफ अटॉर्नी का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो चलिए ठीक है, आगे हम प्रोसीड करते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे क्लाइंट का ही अकाउंट है। इसमें मैंने लगभग उसने 5 लाख रुपए का फ़ंड मुझे दिया है। एक छोटा सा फ़ंड है जिसे हम एक्टिव इन्वेस्टिंग के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब हम पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं, मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है, सबकी अपनी अलग अलग हो सकती है। मैं लगभग 25 से 30 कंपनीज़ का एक पोर्टफोलियो बनाता हूँ। उसमें मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहता है वो दो चीज़ों पे रहता है। पहला, मुझे हाई ग्रोथ कंपनीज़ होना, बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं, हाई ग्रोथ कंपनीज़ होना। और दूसरा, किस कंपनी में कितने पोजीशन रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब लोग ये पूछते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता दूँ, क्या लेना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिव इन्वेस्टिंग में कि कितना लेना है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, कोई कंपनी है, मेरे पास लेट्स से 5 लाख का, हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, 10 लाख का पोर्टफोलियो है। 10 लाख के पोर्टफोलियो में अगर मैंने एक कंपनी मुझे जो सही लगी एक्टिव इन्वेस्टिंग के लिए, हाई ग्रोथ कंपनी लिया, उसमें मैंने कैपिटल का 3% डिप्लॉयड किया। जो रेशो होता है ना एक्टिव इन्वेस्टिंग का, एज़ पर माय एक्सपीरियंस, अगर आप 25 कंपनीज़ का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें लगभग ऑन एन एवरेज 20 से 21 कंपनी आपको प्रॉफिट देती है। 4-5 कंपनियाँ या ज़्यादा से ज़्यादा 6 कंपनियाँ आपको लॉस देगी, कोई कम थोड़ा ज़्यादा। उसमें से 1-2 कंपनीज़ ऐसी भी होती है जो 100% या 200% से भी गेन हो जाती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर लॉस वाली कंपनी में अगर आपका इन केस एक्सपोज़र ज़्यादा है, तो आपका पोर्टफोलियो ऑन एन एवरेज अंडर परफॉर्म करेगा या नेट में लॉस में भी जा सकता है। तो कितना लेना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास अभी कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं जिसमें ईयर ऑन ईयर 100 से 150% की प्रॉफिट में ग्रोथ है, स्टॉक प्राइस की ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके प्रॉफिट में ग्रोथ है। तो उन स्टॉक की कंपनी, उन कंपनीज़ को जो वैल्यूएशन दी हुई है वो उस तरीके से दी हुई है कि आप जिन्हें हम प्राइस टू बुक वैल्यू और पी मल्टीपल कहते हैं, डीसीएफ से हम एक फार्मूला है, हम उससे वैल्यूएशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसकी जो वैल्यूएशन है स्टॉक के प्राइस की, उसने 150% ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन दे रखी है मार्केट ने। तो इन केस अगर अगले साल वो 70% की ग्रोथ पर भी कंपनी चली जाती है, 150 से 70, ऑल्दो 70% ग्रोथ बहुत अच्छी मानी जाएगी, लेकिन मार्केट ऐसे नहीं देखती है। मार्केट का मैकेनिज़्म ऐसा होता है कि अगर पिछले साल 150% की ग्रोथ थी और इस साल 80% की ग्रोथ है, फिर भी उसका स्टॉक प्राइस गिर जाएगा। ये ड्रॉबैक है एक्टिव इन्वेस्टिंग के स्टॉक्स का। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ कंपनीज़ में जाना है तो पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा ग्रीड पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। तो चलिए ठीक है, मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ जो मैंने डिज़ाइन किया है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक्टिव इन्वेस्टिंग कैसे करनी है वो सीखना है, तो उससे रिलेटेड भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। मैं पिछले 7 से 8 सालों से एक्टिव इन्वेस्टिंग करता हूँ और मैंने कंसिस्टेंटली हर साल सारे जो मार्केट में इंडाइसेस होते हैं, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी 500, बैंक निफ्टी, ये जितने भी सारे इंडाइसेस होते हैं, इन सबको आउट परफॉर्म किया है ईयर ऑन ईयर। तो हर फंड मैनेजर का यही गोल होता है कि वो सारे इंडेक्स को बीट कर पाए। बात ये नहीं है कि हम कितना रिटर्न निकाल रहे हैं, बात ये है कि हम सारे इंडेक्स को बीट कर रहे हैं। इन केस अगर इंडेक्स, हाईएस्ट गेनर इंडेक्स अगर 5% चला है और हमारे पोर्टफोलियो ने 6% का रिटर्न दिया है, इसका मतलब हमने 80% म्यूचुअल फंड को बीट कर लिया है। अब मार्केट अगर 25-30% चलेगा
और फिर अगर हमारा पोर्टफोलियो 15-20% चल रहा है तो उस 15-20% की कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट 25 से 30% चला है, जैसे 2023 में चला था। तो 25 से 30% अगर हाईएस्ट गेनर इंडेक्स चल रहा है और अगर आप 35% कमा रहे हो, आप 2% भी ज़्यादा कमा रहे हो हाईएस्ट गेनर इंडेक्स से, तो आपने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर लिया है मार्केट को। तो चलिए ठीक है, मेनली गोल तो यही होता है, कोई फिक्स रिटर्न नहीं रहता है हर साल, और मार्केट तो अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है। तो आपका पर्पस ये होना चाहिए, एज अ फंड मैनेजर हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हम सारे इंडेक्स को बीट कर पाएँ। तो काइट में मैं पोर्टफोलियो बनाने के पहले उसका बास्केट ऑर्डर बना लेता हूँ, ताकि मैं एक ही क्लिक में सारे स्टॉक्स को बाय कर लूँ। तो ज़्यादा टाइम ना जाते हुए मैंने ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना लिया है। ये 3,17,000 का है। मैं बाकी का ये जिनको नहीं पता है कि बास्केट ऑर्डर कैसे बनाते, तो मैं बाकी के स्टॉक्स आपको फिर से एक और इसके बाद बास्केट बना करके बता दूंगा। 2 लाख के स्टॉक्स हम उसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, मैं हाईलाइट करते रहता हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है और क्यों लिया है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप मार्केट में एक्टिव नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इनमें से 100, अगर मेरे पास जैसे यहाँ पे लगभग 20 कंपनीज़ है, तो 20 में से मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप मार्केट में एक्टिव नहीं है तो इसमें से आपने 16 कंपनियों के नाम सुने भी नहीं होंगे। 80% कंपनियों के नाम आपने सुने भी नहीं होंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं अनंतराज। अनंतराज रियल इस्टेट में काम करती है, हाई ग्रोथ कंपनी है, वैल्यूएशन हाई है, लेकिन हमें इसी तरह की होना। इसमें मेरे पास जैसे 5 लाख का पोर्टफोलियो है, तो इसमें मैंने लगभग 17,000 रुपये, मतलब कि 3.5% के आसपास कैपिटल डिप्लॉयड किया है। ठीक है, ठीक। अनंतराज के बाद कोफर्स का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, IT सेक्टर की कंपनी है। तो एक ये लिया है, ऑल्दो ये भी हाई ग्रोथ में आती है, लेकिन एक कुशन मिल जाता है, इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस तरीके की कंपनीज़ भी मैं लेता हूँ। इसमें भी मैंने लगभग 18,000 17,500 के आसपास कैपिटल डिप्लॉय किया है। इसके बाद है अपोलो ट्यूब्स, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, स्टील सेक्टर में काम करती है अपोलो ट्यूब्स, इसको भी मैंने ले रखा है। इसके बाद है मेरे पास डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आने वाला 1 साल डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, ऑर्डर बुक गवर्नमेंट की तरफ से। और ऑर्डर बुक जब मिलते हैं ना, तो वो रुकते नहीं हैं, वो कंटिन्यूसली बहुत अच्छे लेवल पे मिलते हैं। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, और मैंने अपने कैपिटल का लगभग 20 से 22% सिर्फ डिफेंस सेक्टर में ही डिप्लॉयड किया है। तो इस डिफेंस सेक्टर की एक स्मॉल कैप छोटी कंपनी है, उसका नाम है अपोलो, अपोलो ट्यूब्स। तो इसमें मैंने लगभग ये देखिए, इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है 204। मुझे क्वांटिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, मैंने मिस्टेकनली इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिप्लॉयमेंट के लिए दिया है। तो इसको हम सबसे पहले एक लगभग मेरे पास जैसे 5 लाख का पोर्टफोलियो था, मैं इसमें 2% से ज़्यादा नहीं देने वाला। तो इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं, क्वांटिटी को हम कर लेते हैं 50, ताकि हमारा पोर्टफोलियो में एक ठीक ठाक बैलेंस बना रहे। छोटी कंपनी है, रिस्क नहीं लेना है हमें, बड़ा डेंट कभी नहीं लेना है। छोटी कंपनी है, चलेगी तो यहाँ से 200 का स्टॉक 1,000 रुपये भी जाएगा, 800 भी जाएगा, लेकिन अगर गिरेगा तो 50% भी गिर सकता है। तो एक्टिव इन्वेस्टिंग में यही होता है। लेकिन हमारा पर्पस, जैसे मैंने आपको बताया, सारे इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना है, जो मैं कंसिस्टेंटली पिछले 7-8 सालों से कर रहा हूँ। अब ऐसे मत सोचिए कि मार्केट में एक एक इंडिविजुअली कंपनीज़ को देखोगे तो आपको रिस्क रहेगी रहेगी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो। लेकिन अगर हम 25 में से 20 कंपनियों में भी अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसमें से भी 2 कंपनी हमारी 150-200% से गेन हो रही है, तो कोई लॉस नहीं है हमारा। तो ये पार्ट है, आपकी 2-3 कंपनियाँ 4 कंपनियाँ तो लॉस में जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है, मार्केट का रूल ही वो है। अगर 3% लॉस में जा रही, 3 कंपनियाँ अगर लॉस में जा रही है, अगर वो गलत है, तो 200% गेन हो रहा है कंपनी, वो भी गलत है। तो मार्केट का रूल यही है, आपको बैलेंस करके नेट ऑन नेट M2M पोर्टफोलियो देखना है। इसके बाद है हमारे पास एक थोड़ा सेफ्टी के लिए मैंने ये कंपनी लिया है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, हाई ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन एक ठीक ठाक अबाव एवरेज रिटर्न दे देती है। उसका नाम है बजाज होल्डिंग। बजाज होल्डिंग का एक स्टॉक मैं बाद में और ऐड करूँगा, थोड़ा एक्सपोजर मुझे ज़्यादा ही, मैं ऐसी सेफ़ कंपनी में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर देता हूँ। फ़िलहाल मैंने कम दिया है, मैं एक कंपनी और इसमें ऐड कर लूँगा। इसके अलावा है हमारे पास ब्लू स्टार। ब्लू स्टार एज़ ऑफ नाउ
मिड स्मॉल कैप कंपनी है, सबने नाम तो सुना ही होगा। रेफ्रिजरेटर और एसीज़ में इनका बहुत बड़ा मार्केट है, कंसिस्टेंटली इनका मार्केट भी ग्रो हो रहा है और इसीलिए हाई ग्रोथ कंपनी में हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसको मैंने ऐड किया है लगभग 3%, 15,000 रुपये के आसपास, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास फियाम इंडस्ट्री। मेरा दूसरा व्यू और बता देता हूँ। जो ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं, ऑटो पार्ट्स नहीं, ऑटो के कंपोनेंट्स, ऑटो सेक्टर के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे बेरिंग हो गई, शॉकअप्स हो गए, ओजीएम्स हो गए, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो इंजन्स में यूज़ होते हैं गाड़ियों के, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रक्स वगैरह या रेलवे के जो भी ऑटो सेक्टर की जो कंपोनेंट्स होती है, उन कंपनीज़ का जो सेक्टर है वो भी अभी काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन वाइज मुझे लग रहा है। मैंने उसमें इस सेक्टर बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा सेक्टर नहीं है, क्योंकि ये B2B काम करती है। B2B मतलब कि इनके जो क्लाइंट्स हैं वो हम उनके क्लाइंट्स के जो कंपनीज़ हैं उनको पहचानते हैं, जैसे बजाज ऑटो हो गया, महिंद्रा हो गया, ये सारे जो पार्ट्स लेते हैं जिन कंपनीज से, उन कंपनीज़ को B2B कहते हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस। इन लोगों से हम रिटेलर्स या हम नहीं लेते हैं सामान। तो इस तरीके की कंपनीज़ की वैल्यूएशन रिलेटिवली कम होती है। लेट्स से अगर कोई कंपनी है जो लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं, कंपनी है जो रिटेलर्स में हम कंज्यूमर्स को सबको पता है, लेट्स से वो 20% की ग्रोथ करती है प्रॉफिट में हर साल, और सेम अगर एक दूसरी कंपनी है B2B जिसकी ग्रोथ सेम 20% है, तो अगर हम उसके स्टॉक की वैल्यूएशन देखेंगे तो B2B कंपनीज़ की वैल्यूएशन रिलेटिवली कम रहती है। उसका रीज़न ये है कि वो रिटेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं होती है कंपनीज़, हमने नाम नहीं सुने हैं। जैसे आपने शायद ही सुना होगा, फियाम इंडस्ट्रीज़ है, ऑटो सेक्टर के कंपोनेंट्स बनाती है, B2B काम करती है, तो बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। अगर आप एक्टिव हैं मार्केट में तो बिल्कुल सुना होगा आपने। इसके बाद है गैब्रियल, तो ये कंपनी भी मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर में ही आती है और हाई ग्रोथ कंपनी है, तो हम इसे भी ऐड करेंगे। इसके बाद है, इसमें भी हमने 3% ही डिप्लॉय किया है, ज़्यादा नहीं किया है। इसके बाद है हमारे पास गोकुल एग्रो। मैंने मोरलेस अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए 3 से 4% के आसपास ही डिप्लॉयमेंट किया है। बाद में मैं इसमें और इंक्रीज़ करूँगा जिनमें मुझे पता है कि ज़्यादा ग्रोथ है। मैंने सेफ्टी के लिए फ़िलहाल 3% ऐड किया है। हाई ग्रोथ कंपनीज़ के जो स्टॉक्स होते हैं ना, उनका पोर्टफोलियो पहले तो हम एक लेवल में बनाते हैं, अगले दिन पे हम जिनमें थोड़ी ज़्यादा सेफ्टी होती है उसमें बाकी का फ़ंड ऐड करते हैं। जैसे ये 3 लाख का पोर्टफोलियो है, तो बाकी के जो 1 लाख 2 लाख रुपए हैं वो हम इसको इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करेंगे, और 2-3 और नए ऐड भी करने वाले, वो मैं आपको अगला बास्केट बना करके दिखा दूंगा कि मैं कौन से और ऐड करने वाला हूँ। एक बास्केट में 20 ही कंपनी ऐड हो सकती है और मैं 25 से 30 लेता हूँ, तो वो भी आपको मैं बना के बता देता हूँ। इसके बाद है हमारे पास गोकुल एग्रो। सब लोगों ने हल्दीराम, बालाजी और जो भी ये सब कंपनीज़ होती है, स्नैक्स बनाती है, हम सब ने इनका नाम सुना है, पर इनके ये कंपनीज़ भी तो कहीं ना कहीं से तो रॉ मटेरियल लेती है। गोकुल एग्रो उनमें से एक है। ये एडिबल ऑयल्स प्रोवाइड करती है इन कंपनीज़ को, ये भी एक B2B कंपनी है गोकुल एग्रो। हल्दीराम वाले इनके क्लाइंट है, बालाजी, बहुत सारे इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, तो B2B है, इसीलिए रिलेटिवली ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगेगी। और क्योंकि इनका B2B काम है तो इनको डिपेंडेंसी नहीं है मार्केट से, मतलब चाहे हल्दीराम कमाए चाहे बालाजी कमाए, इनका तो माल बिकता ही रहेगा। इसके बाद है GRSC, डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा चल गई है, बहुत अच्छी कंपनी है। मेरे पास वो 1200-1300 रुपये के मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में लिया हुआ है, काफ़ी टाइम से लिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी रेकमेंडेड नहीं करूँगा कि ऑल इन जाना चाहिए इस तरीके की कंपनीज़ में, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो GRSC अभी भी अच्छी है, मैंने इसमें लगभग 3.5% अभी भी डिप्लॉय किया है, हाई ग्रोथ कंपनी है इसीलिए। इसके बाद है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। डिफेंस सेक्टर में मैंने आपको बताया 20 से 22% की डिप्लॉयमेंट है, उसमें से एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रिलेटिवली बाकी जो कंपनीज़ हैं डिफेंस में उनसे थोड़ी सी सेफ़ है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर में आती है और एक तरीके से मोनोपोली है एयरक्राफ्ट्स वगैरह में, इसका बहुत अच्छा काम है। इसके बाद है हिंदुस्तान रेक्टिफायर्स। अब ये इसका बिज़नेस मॉडल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाऊँगा, मुझे तो पता है क्या है पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा इस तरीके की बिज़नेस ये जो होती है। एक दूसरी कंपनी भी है इसमें, गारवारे
इज़ाब इंडिया, उसी तरह का इसका भी काम है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, सॉरी, हम आगे देखते हैं। पर मिड कैप में अच्छी कंपनी है। इसका बिज़नेस मॉडल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, B2B कंपनी है। इसके बाद है जैश इंजीनियरिंग, नाम से ही पता है कुछ इंजीनियरिंग सेक्टर में ही इसका काम है। मैकेनिक्स वगैरह के कुछ इनके पार्ट्स वगैरह सेल होते हैं। इसके बाद KEI सब ने सुना होगा। वायर्स एंड केबल्स में इसका काफ़ी अच्छा। वायर्स एंड केबल्स कौन सी? जो हाई टेंशन वायर होती है, रेलवे की वायर्स हो गई या जो पावर हाउस की वायर हो गई, जो हाई टेंशन हाई पावर वाली वायर्स होती है, उनमें इनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। तो जैसे हमें पता है कि बिरला भी वायर्स एंड केबल्स में एंटर कर रहे हैं, पर इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं इनको टक्कर देना इतना आसान नहीं है। इनके पास जो क्वालिटी की और जो वायर्स होती है वो बनाना इतना आसान नहीं होता है। तो इनका मार्केट ऑलरेडी बना हुआ है। इस कंपनी ये सेंटिमेंटल थोड़ी गिर गई है, 5-5.5 हज़ार तक गई थी, उसके बाद गिर के नीचे में 2500 भी आई थी। मैंने तो अपने पोर्टफोलियो में और ऐड ऑन किया है और सेफ्टी है कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है एक और मिड कैप हाई ग्रोथ, लिंडे इंडिया, इसको भी हम होल्ड करेंगे। मिड स्मॉल कैप है, हाई ग्रोथ है। इसके बाद मेरे पास कुछ हॉस्पिटैलिटीज़ की कंपनीज़ भी हैं, जैसे मैक्स हेल्थ केयर। इनका हॉस्पिटल्स में से नाम से ही पता चल रहा है हेल्थ केयर की सेक्टर की कंपनी है। एक और कंपनी है मैजडॉक, डिफेंस सेक्टर की। मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, मैजडॉक का ऑर्डर बुक बहुत बड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस क्वार्टर में मैजडॉक के रिज़ल्ट में डिक्लाइन आया, लेकिन इस वजह से स्टॉक प्राइस में एक साइडवेज टू डाउन ट्रेंड का मूवमेंट देखा गया। लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं, ऑर्डर बुक इसकी बहुत बड़ी है, 3-3.5 साल तक का इसके पास ऑर्डर है, सेल्स टू ऑर्डर जिसको कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करना है मुझे मिड कैप हाई ग्रोथ में। इसके बाद एक और ये छोटी कंपनी है MyIL, ये भी डिफेंस सेक्टर में ही है। रिस्की है कंपनी, मैंने अपने कैपिटल का 1.25% डाला है। 5 लाख की कैपिटल में 1.5%, 7,500 रुपये डिप्लॉय किया है। ठीक है। इसके बाद NDR ऑटो, जैसे मैंने कहा B2B ऑटो कंपोनेंट्स की अच्छी डिमांड मुझे दिख रही है, वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है उनके स्टॉक भी, तो मैंने इसे भी ऐड किया है लगभग 3%। तो इसको भी मैं होल्ड करूँगा, इसको भी ऐड करूँगा। इसके बाद हॉस्पिटैलिटीज़ की एक और कंपनी है नारायणा हरदुराय, तो ये कंपनी भी हॉस्पिटल चेन्स में आती है। तो मेरे पास अब लगभग 3,12,000 का पोर्टफोलियो तैयार है। एक एक कंपनी के बारे में आपको बताया, बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं करेंगे, मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया कि कौन सी कंपनी क्या करती है, और सारी मिड कैप हाई ग्रोथ है। तो चलिए करते हैं जय हरी और हम इससे करते हैं बाय। 1 2 3, चलिए सारे हो गए हमारे पास। आपको दिखा देता हूँ, मैंने पोर्टफोलियो में यहाँ पे ले लिए सारे कंपनीज़, ये देखिए एक ही क्लिक में मेरे पास सारी कंपनीज़ के आ गए जो मुझे लेना था। अब हमारे पास लगभग 1,87,000 रुपये लिक्विड पड़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बास्केट ऑर्डर कैसे बनाते हैं। मैंने ऑलरेडी एक्सेल शीट बना के रखी है। ये देखिए जो मैंने कंपनीज़ लिया है ना, उसकी एक्सेल शीट मेरे पास बनी हुई है, तो आप इसे देख सकते हैं एक बार कौन सी ली है। और सबसे ज़रूरी क्वांटिटी में हम फिर से रीबैलेंसिंग करेंगे डिपेंडिंग मेरी जो स्ट्रेटजी होती है उसके बेस पर। तो ठीक है, ये हमारे पास LTP क्वांटिटी और कंपनीज़ के नाम, क्या लेना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कितना लेना है, ये बहुत ज़रूरी है, उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। मैंने एक कंपनी में, बहुत साल पहले की बात है, 4 साल पहले, मुझे हाई ग्रोथ कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करना पसंद है, मैंने 20% लगा दिया था और वो कंपनी गिर गई। मेरे पोर्टफोलियो का रेशो था 90% प्लस में और 10% माइनस में। उस 10% माइनस में वो एक कंपनी थी, तो उसने मेरे प्रॉफिट पूरा खा लिया। तो कितना लेना है वो बहुत ज़रूरी है, मैंने वहीं से ही सीखा, अपनी गलतियों से ही सीखते हैं और क्या। तो चलिए ठीक है, पोर्टफोलियो बनाना है और आगे, तो इसके लिए हम बास्केट ऑर्डर बना लेते हैं आगे की। हमारे पास जो लास्ट थी वो नारायणा NH थी, नारायणा हुलदाल। उसके बाद है हमारे पास परसिस्टेंट की 3 क्वांटिटी, ये है परसिस्टेंट, उसकी हमारे पास 3 क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम पहले परसिस्टेंट ऐड कर लेते हैं PERS, ठीक है, ये हम ले लेते हैं 3 क्वांटिटी। मार्केट रेट में बाय करना है, लिमिट ऑर्डर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 रुपये बचाने के चक्कर में 10 रुपये ऊपर चली जाएगी कंपनी, लेके मतलब उस तरीके से लेने का मतलब नहीं है। हमेशा इसे लेना है तो क्वांटिटी कम और मार्केट ऑर्डर में ही लेना, लिमिट ऑर्डर में लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद है परसिस्टेंट के बाद है रेफेक्स।
रेफेक्स भी मिड कैप हाई ग्रोथ, मैंने आपको कहा आधे से ज़्यादा कंपनीज़ के तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। अब मैं एक एक कंपनी क्या करती है उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये मैं आपको इंडिविजुअली अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको उसके बारे में एक फंडामेंटली उसकी डिटेल बता सकता हूँ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ओपन टू ऑल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी हमारे पास 35 क्वांटिटी है, मैंने एक्सेल शीट बना के रखी है ऑलरेडी, तो वो कैलकुलेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास 17,300 के आसपास की क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद है रेफेक्स के बाद है सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे डिक्सॉन है, थोड़े बड़े लेवल पे बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, हार्डवेयर्स बनाती है इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसके क्लाइंट से बड़े बड़े टाटा स्काई और जितने भी आप सेटअप बॉक्स देखते हो या मोबाइल फ़ोन्स की जो कंपनीज़ होती है, इन सब के क्लाइंट्स डिक्सॉन के क्लाइंट हैं। मुझे B2B कंपनियाँ ही पसंद है जो बिज़नेस टू बिज़नेस काम करती है। बिज़नेस टू कंज्यूमर वाली कंपनीज में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, तो उसमें से एक है सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स। छोटी कंपनी है, 1700-1800 करोड़ की स्मॉल कैप है, तो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है। सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक, मैं स्पेल मिस्टेक कर रहा हूँ क्या कहीं पर, EL, एक मिनट मुझे स्पेल मिस्टेक हो रहा है, SALZER, SALZER। हाँ, अब इसकी कितनी क्वांटिटी है, 14 क्वांटिटी लेनी है इसकी मार्केट रेट में बाय। ठीक है, सेल्जर के बाद है सिक्का। छोटी स्मॉल कैप कंपनी है डिफेंस सेक्टर में, इसकी हमारे पास 14 क्वांटिटी है। सिक्का आज भी ये मेरे ख्याल से मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में तो ली हुई है, मेरे ख्याल से आज भी 15-16% ऊपर होगी, 20% ऊपर हो गई है। ये देखिए कितना ऊपर है आज भी, लेकिन ज़्यादा लालच नहीं करनी है, छोटी क्वांटिटी लेनी है। रिस्की तो नहीं है, लेकिन हाई ग्रोथ हाई वैल्यूएशन है, रिस्की नहीं है, हाई वैल्यूएशन है। तो अगर प्रॉफिट में डिक्लाइन आया, अगर मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 100% की प्रॉफिट में ग्रोथ है इसकी, तो वैल्यूएशन भी 100% प्रॉफिट ग्रोथ की दी हुई है। अगर ये 70% प्रॉफिट ग्रोथ पे आ जाएगी ना, तो मार्केट इतनी ब्रूटल है कि हाई ग्रोथ कंपनीज़ को 70% ग्रोथ पर भी स्टॉक प्राइस को तोड़ देती है। तो उस झमेले में नहीं जाना है, पोजीशन साइजिंग कंट्रोल हमेशा, ताकि अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको अगर पिच पे टिकना आ गया तो लूज़ बॉल मिलेगी तो आप रन बना ही लोगे, तो पिच पे टिके रहना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा 4 और 6 उड़ाने के चक्कर में आप आउट हो जाओगे, इससे बेटर है कि थोड़ा पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रहे, वो बेटर है। तो सिक्का के हमारे पास लगभग 14 क्वांटिटी लेनी है हमें। ठीक है, ये मार्केट रेट में 14 क्वांटिटी ऐड कर लिया, प्रोसीड। इसके बाद हमारे पास है स्काई गोल्ड B2B कंपनी है, इसके क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है, कल्याण ज्वेलर्स, मालाबार, ये जितने भी सारे गोल्ड में काम करते हैं, ये सब इनसे डिज़ाइनर गोल्ड लेते हैं। इसकी भी हमारे पास 27 क्वांटिटी लेनी है स्काई गोल्ड की। स्काई गोल्ड 27 मार्केट रेट में बाय। स्काई गोल्ड के बाद सोलार इंडस्ट्रीज़ डिफेंस सेक्टर में है, मेरे पास तो 6-7 हज़ार रुपये के रेट से अपने पोर्टफोलियो में पड़ा है 4 सालों से, मैंने सेल नहीं किया है, आज ये 16-17 हज़ार चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छी है, और शॉर्ट टर्म में जैसे कहा डिफेंस सेक्टर में अच्छा बूम है, तो सोलार इंडस्ट्रीज़ भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में रहने देना है, और सेफ्टी भी है। इंडस्ट्रीज़ एक ही लेना है, 17,000 का है हमारे पास, है ही 5 लाख का पोर्टफोलियो, उसमें से अगर हम मुझे लेना तो 25,000 22-23 हज़ार का है, लेकिन 17,000 का एक स्टॉक है अगर, तो फिर सीधा 34,000 हो जाएगा, तो इसीलिए हम एक ही लेंगे, और ओवर पोजीशन साइजिंग कभी नहीं करेंगे। मेरा सारा फोकस होता है पोजीशन साइजिंग पे, क्या लेना है वो तो अपनी जगह सही है, क्या क्या लेना है, हम एक एक कंपनीज़ को एनालाइज करते हैं, कितना लेना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद है SRF, केमिकल सेक्टर में SRF बहुत अच्छा काम कर रही है, ग्रोथ अभी मुझे अच्छी दिख रही है। मैं टेक्निकल में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मेरे सारे जो भी स्टॉक्स हैं ना, वो उनके प्रॉफिट ग्रोथ और उनकी जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके ऊपर रहते हैं। टेक्निकल में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो सब हम जैसे कुंडली मैच करने वाला नहीं होता है, वो मतलब मुझे चार्ट मतलब वो दिखता है, जैसे लगता है कि हम किसी कंपनी के हाथ पढ़ के हम डिसाइड कर रहे हैं, जैसे हम किसी का हाथ पढ़ के किसी का फ्यूचर डिसाइड करते हैं ना,
एस्ट्रोलॉजी में सुपरस्टिशन सारी चीज़ें होती है, वैसे चार्ट होता है। हम चार्ट देख के हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे ये ऐसा होगा, उससे कुछ नहीं होता है। जो हो गया वो हो गया। आज उसके प्रॉफिट, उसकी प्रॉफिट ग्रोथ और उसकी वैल्यूएशन उसके ऊपर। और मेरे पास तो कैलकुलेशंस है, मतलब पोजीशन साइजिंग जिसे कहते हैं। मैं पोजीशन साइजिंग को कैसे मैनेज करता हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। पहले हम ये बना लेते हैं अच्छे से। SRF की कितनी क्वांटिटी लेनी है? 6 क्वांटिटी। SRF थोड़ा सा सेफ़ है, तो थोड़ी अगर हम इसमें 6 क्वांटिटी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 के आसपास का हो जाएगा। इसके बाद है TCPL, एक और अच्छी कंपनी B2B। आप लोगों के घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स आते होंगे वो एक डब्बे में आते होंगे। मोबाइल लेते हैं, मोबाइल का एक डब्बा आता है, AC का डब्बा आता है, फ्रिज का डब्बा आता है। जो कार्डबोर्ड होते हैं ना डब्बे, वो TCPL देती है सब लोगों को। बहुत बड़ा मार्केट है इसका। कंपनी छोटी है लेकिन इसका मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब क्लाइंट बेस जिसको कहते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। TCPL पैकेजिंग में काम में आती है इसकी भी 4 क्वांटिटी लेनी है। तो TCPL ये ले लेते हैं हम 4 क्वांटिटी, ऐड 4 मार्केट रेट में। ये अभी हम बास्केट ऑर्डर बना रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। आखिरी कंपनी जेनटेक बेसिकली डिफेंस सेक्टर में ही है, पर इनका जो काम है वो सेंसर्स वगैरह बनाना है। जैसे वॉर वगैरह होते सेंसर्स होते हैं तो उनको टारगेट करता है, ये रोकता है। ठीक है, जेनटेक की कितनी 7 क्वांटिटी है। जेनटेक 7 क्वांटिटी। अगर ये सेंसर्स बनाती है तो ये बाकी जितनी भी डिफेंस की कंपनीज़ हैं उन लोगों को किसी न किसी एक तरह का पार्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट में सेंसर्स लगा सकें। तो B2B कंपनीज़ कंसिडर कर लीजिए आप। वैसे तो सारी B2B होती है डिफेंस में, हम थोड़ी ना लेते हैं गन और हथियार ये सब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1,40,000 का। बाकी जो 40-50 हज़ार है वो हम कल ऐड करेंगे, किस में हमें कितना इंक्रीज़ करना है बैलेंस करने के लिए। तो उतना लिक्विड रखना पड़ता है। ये स्ट्रेटेजी होती है, ये प्लानिंग होती है। हाई ग्रोथ कंपनीज़ एक साथ सारी नहीं लेनी पड़ती है। 50 मतलब 10% के आसपास लिक्विड रखना पड़ता है ताकि हम कल उसमें एवरेज कर सकें कि हमें किस में कितना ज़्यादा और इंक्रीज़ करना है। तो उतना हम लिक्विड रख लेते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में लेट से अगर कोई कंपनी है जो डबल हो चुकी है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे परसिस्टेंट है। अगर मान लेते हैं कि परसिस्टेंट यहाँ से डबल हो जाती है और मैंने परसिस्टेंट की लेट से 4% की क्वांटिटी ऐड किया है, मेरा पोर्टफोलियो है 5 लाख रुपए का। अब 5 लाख का पोर्टफोलियो बढ़ के हो जाएगा लेट से 7 लाख रुपए का। ठीक है, और परसिस्टेंट हो जाएगी डबल। तो अब परसिस्टेंट में मैंने जैसे यहाँ पे लगभग 17,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो 17 लाख के हो जाएंगे 34,000 रुपये। ठीक है, लेकिन अब मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मुझे 4% डिप्लॉय करना है। अब 7 लाख का 4% कितना होता है? 7, 14, 21, 28, राउंड ऑफ के लिए 30 पकड़ लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, लगभग 4 से 5,000 का परसिस्टेंट, मतलब एक क्वांटिटी। अब इसका जैसे 5600 रुपये एक क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसकी 5600 रुपये प्राइस चल रही है। अब स्प्लिट वगैरह हो जाते हैं, वो बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, फिर से पोजीशन साइजिंग कम कर लूँगा। पोजीशन साइजिंग मतलब कैसे, पोर्टफोलियो मेरा हो गया 5 लाख का 7 लाख। अब 7 लाख के ऊपर मुझे रखना है 4%, 28,000 की पोजीशन रखूँगा। और लेट से मैंने इसमें जैसे 17,000 लगाया, 17,000 के हो गए 34,000। 34,000 को मैं गिरा के 28,000 कर दूँगा। बाकी के शेयर्स को मैं सेल कर लूँगा ताकि मेरे पोर्टफोलियो में 4% पोर्टफोलियो की वैल्यू का मेंटेन रहे। कल को इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसा ना हो कि ये अकेली कंपनी डोमिनेट करती रहे पोर्टफोलियो को। ये गिरे तो पोर्टफोलियो गिर जाए, ये चढ़े तो पोर्टफोलियो चढ़ जाए। ज़्यादा पोजीशन साइजिंग हो जाती है ना, तो ये दिक्कत आती है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर आपको नहीं समझाए तो आप इसमें दूसरे एग्जांपल में समझ लेंगे। लेट्स से ये रेफेक्स है, ये कंपनी में मैंने 17,000 रुपये डिप्लॉय किए। ये 17,000 के 34,000 हो गए। लेट्स से 200% बढ़ गई कंपनी, 17, 34, 50,000 हो गई। इसकी वैल्यू हो गई 50,000 रुपये। मेरा पोर्टफोलियो हो गया 8 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का पकड़ लेते हैं। पोर्टफोलियो 2 गुना हो गया, कंपनी 3 गुना हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैंने इसमें 3% डिप्लॉयमेंट किया है। मेरा पोर्टफोलियो हो गया 10 लाख का, कंपनी हो गई 50,000। अब 10 लाख के पोर्टफोलियो में 50,000 रुपये मतलब कि
5% हो गई, 5% मुझे होल्ड नहीं करना है, क्योंकि वो फिर ओवर पोजीशन साइजिंग में आ जाएगी। ओवर पोजीशन डिपेंड करता है कंपनी की वैल्यूएशन ग्रोथ क्या है। रेफेक्स जैसी कंपनी जो हाई ग्रोथ है, उसकी वैल्यूएशन भी हाई है, उसकी ग्रोथ में डिक्लाइन आएगा तो वो गिरेगी भी ज़्यादा। तो पोजीशन साइजिंग कंट्रोल रख के ही हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को किसी तरह ज़्यादा गिरने से बचा सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जैसे मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख का हो गया, ये 50,000 हो गई, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 20,000 के शेयर्स रेफेक्स के बेच दूँगा। अब मेरे 10 लाख के पोर्टफोलियो में 3% मतलब कि 30,000 रुपये के रेफेक्स के हो गए। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट बुकिंग भी होती रहेगी और बैलेंसिंग भी होती रहेगी। और लेट से कोई कंपनी है जिसमें कुछ दिक्कत आ गई, हम एक्टिव इन्वेस्टिंग है तो ऑब्वियसली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, रोज़ आपको देखना पड़ेगा कि कंपनीज़ के बारे में, उसके फाइनेंशियल और उसके 3-3 महीने में जो क्वार्टर रिजल्ट आते हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि उनकी ग्रोथ मेंटेन है, अगर ऑर्डर बुक पे काम कर रही है तो ऑर्डर्स मिल रहे हैं क्या। तो एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा, पैसिव इन्वेस्टिंग नहीं है। पैसिव इन्वेस्टिंग की अगर करनी है तो उसमें लो ग्रोथ, लो वैल्यूएशन, और फिर लेके आप 5 साल के लिए भूल जाओ बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। 8-10% भी अगर आप एक एक कंपनी में डिप्लॉय करते हैं तो आप 12-13 कंपनियां पोर्टफोलियो में रख के पैसिव इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे टोरेंट फार्मा, सन फार्मा, एचर मोटर, जो इस तरीके की कंपनीज़ होती है जो पिछले 15-20 सालों से चल रही है और अभी स्टेबल हो गया है मार्केट और आगे भी चलती रहेगी, ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस है, डूबेगी नहीं। तो इस तरीके की कंपनीज पैसिव इन्वेस्टिंग में आती है। और एक्टिव इन्वेस्टिंग ऐसे नहीं होती है, एक्टिव इन्वेस्टिंग बहुत एक्टिवली देखना पड़ता है। तो इस तरीके की कंपनीज़ का पोर्टफोलियो बनाना है तो एक्टिव रहना ज़रूरी है। इसी में मैं आता हूँ बीच में, जो उससे फ़ंड मैनेज करना होता है। तो मेरे क्लाइंट्स को तो नाम भी नहीं पता है कि रेफेक्स नाम की कोई कंपनी है, पर उनके पोर्टफोलियो में पड़ी है, क्योंकि मैंने ली है, मैं देखता हूँ एक्टिवली। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हो गया हमारा पोर्टफोलियो। बाकी का 50,000 का कल ले लेंगे, करते हैं इसको। 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास देखिए पोर्टफोलियो में हो गई सारी कंपनीज़, लगभग हमारे पास अब कुछ फंड्स एक्स्ट्रा पड़ा है 55,000। इसको हम कल, जिसमें लगेगा एवरेज करते रहेंगे ऊपर, 50,000 में कल डिप्लॉय कर लूँगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पे, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ। मेरा काम वैसे बहुत आइसोलेटेड है, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा तरीका है सबके साथ कन्वर्जन करने का। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, मैं लिंक डाल देता हूँ। तो चलिए ठीक है।